चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। 14th क्लास है। शुरू करते हैं इसको। वॉइस क्लियर है ना अभी? यस मैम। ठीक है, स्लाइड भी सबको दिख रही है अब? यस मैम। जी मैम। ओके, चलिए हम ये पढ़ रहे थे। ये जो क्वेश्चन आपको एक दिखाया था ना, ओलिगोट्रॉफिक मीजोट्रॉफिक वाला क्वेश्चन, देख पाए थे कि नहीं स्लाइड में? जी मैम, देखा था। देखा था ना। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व करेंगे जब हम इनको पढ़ लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये ट्रॉफिक क्या होता है। ट्रॉफिक एक स्टेज होती है, जैसे बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था आ जाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेज होती है, किसी भी, अभी आपने हठ प्रदीपिका पढ़ा तो उसमें भी हमने अवस्थाएं पढ़ी थी ना। कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी थी हठ योग प्रदीपिका में? प्रारंभिक घटावस्था, आरंभ अवस्था। हाँ, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। परिचायक और निष्पत्ति अवस्था, 4 अवस्थाएं पढ़ी थी। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि किसी हर चीज की कोई ना कोई ऐसी अवस्था होती है। तो जब किसी जल की पोषकता की बात करें, न्यूट्रिशन वाली कंडीशन की बात करें, तो उन ये सारे जो शब्द आपने अभी देखे वो सब यहाँ आएंगे। ट्रैफिक का मतलब होता है पोषण या न्यूट्रिशन। तो जिस वाटर बॉडी में जितना ज्यादा कौन सी ग्रोथ करने वाले जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे लिविंग जो कंडीशंस है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि कोई जैविक क्रिया विधि नहीं हो रही, गतिविधि नहीं हो रही है, मतलब लिविंग एक्टिविटी उसमें ज्यादा होंगी, जिसमें भी क्या होगा, ये ट्रॉफिक स्टेट जो है वो ज्यादा होगा। इसको डायग्राम से समझ लें पहले, तो सारी चीजें ये सब समझ में जाएंगी लिखा हुआ। ये कल हमने डायग्राम वीडियो के लिए समझ रहे थे, आज हम इसी डायग्राम से ये ट्रॉफिक स्टेजेस पढ़ेंगे। ये सबसे पहले ओलिगोट्रॉफिक, फिर आएगा मीजोट्रॉफिक, उसके बाद आएगा यूट्रॉफिक और हाइपर यूट्रॉफिक। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक लिविंग ऑर्गन दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, फिश दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, या इसको हम ग्रीनरी कह सकते हैं। प्लांट वगैरह जो रहते हैं पानी में, जो उग जाते हैं, एल्गी वगैरह, वो है। उनकी संख्या यहाँ पे बहुत कम है। इससे क्या पता चल रहा है हमको कि यहाँ पे जो है वो पोषक तत्व बहुत कम है। पानी एकदम साफ सुथरा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे पानी एकदम साफ दिख रहा है। जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए, ऊपर वाला ये भी एकदम साफ है पानी, इसमें एल्गी या पेड़ पौधे बहुत कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो साफ पानी होता है उसमें कौन सी चीजें नहीं है? नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह जो ग्रोथ करने वाले एलिमेंट्स है वो कम है, इसलिए ये साफ है। इसलिए यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही है। और दूसरा जो है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमारे द्वारा हमने पोल्यूशन फैलाया, जैसे धीरे धीरे। ये मीजोट्रॉफिक क्या है? मध्यम, मतलब ना बहुत ज्यादा साफ है ना बहुत ज्यादा गंदा है, मीडियम है ये। उसके बाद ये यूट्रॉफिक वाली कंडीशन आ रही है कि इसमें जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है वो एलिमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा आके मिल गए। अब मिल गए तो क्या हो गया? एडॉप्टेबल कंडीशंस हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। पहले तो ये हरी चीजें बढ़ी, तो इनके बढ़ने से क्या हो रहा है, इन पर डिपेंडेंट, इनको जो खाने वाले हैं जीव वो भी बढ़ गई, उनकी संख्या भी बढ़ गई। अभी दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ रहे हैं और पेड़ पौधे भी बढ़ रहे हैं। या जो काई एक बताई थी पानी की सतह पे छा जाती है, उसको ही एल्गी बोलते हैं। तो दोनों की जो है कंडीशन इक्वल इक्वल है, दोनों ही ज्यादा संख्या में है। फिर फोर्थ जो कंडीशन आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा जब बढ़ गई तो क्या होगा, पूरा वाटर का जो एक सरफेस है उसको कवर कर दिया। तो वहां पे फिर क्या हो रहा है, और दूसरी चीज की इनका फिर डिकम्पोजन भी होने लगा है। यहाँ हमने देखा ये जीव जो है इनके लिए फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं बची एक प्रकार से, तो ये तो मरने लगते हैं, ये बच जाते हैं। क्योंकि काई जब जम जाती है
तो फिर सन रेज भी नहीं आ पाते हैं प्रॉपरली, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, और ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं डिमांड जो है बढ़ जाती है और प्रॉपर सब लोगों को बराबर बराबर मिल नहीं पाती है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो ये चारों कंडीशन है। अब आपको यहाँ से उसका आंसर देना है। उसमें क्या पूछा था, ऐसी कौन सी, मतलब वो कौन सी स्टेट है जिसमें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है और पानी जो है वो साफ सुथरा रहता है। तो अब आंसर क्या आएगा, आप ही बता देंगे। ऑलिगोट्रॉफिक। वेरी गुड, ऑलिगोट्रोफिक। समझ में आ गया ना क्यों आएगा, यस मैम। है ना। बस यही है मेन, मतलब सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही आ सकता है वाटर पोल्यूशन में से। बाकी सारी चीजें कराई दी हैं। अब थ्योरी क्या लिखी है, एक एक दो दो लाइन में, जो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कि किसी जल निकाय के जल में, लेजर ही ले लेती हूं मैं क्योंकि ये माउस से पेन तो चल नहीं रहा है ठीक से। किसी जल निकाय के जल में डिजोल्व जैविक रूप से उपयोगी पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि की मात्रा जल निकाय की ट्रॉफिक पोषक स्थिति निर्धारित करती है। डिजोल्व जैविक, जल में डिजोल्व जैविक रूप से उपयोगी पोषक तत्व वही जो बताए ना, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जितने ज्यादा मात्रा में है उतने ही ज्यादा क्या होगा कि जैसे लास्ट वाली कंडीशन क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गए वो पेड़ पौधे, खासकर उन्हीं के लिए ज्यादा, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो वो ज्यादा हो गए तो उन्होंने कवर कर दिया और क्या हो गया, जो लिविंग दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ हो गई। उसी से डिमांड मतलब डिसाइड होता है कि वो कितना ज्यादा पोषक है या नहीं है, और उसमें एक्टिविटी जो लिविंग थिंग्स है उनकी एक्टिविटी कैसे हो रही है। अब एक बार फिर से डायग्राम में एक चीज और देख लीजिए, अलग अलग डिफरेंस करके। साफ पानी में जीव जंतु कम होंगे, पानी साफ होगा, पीने के लायक हो, बस ये भी है साथ में कि उस वो पिया जा सकता है, लेकिन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी कम होगी, वो कम रहेंगे, ये भी कम है क्योंकि पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व होंगे तभी तो ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे दोनों बराबर बराबर हैं, ना बहुत ज्यादा गंदा पानी है ना बहुत ज्यादा मतलब साफ है, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम मीडियम साइज में सब चीजें हैं। यहाँ पे यूरोट्रॉफिक वाली कंडीशन आ रही है कि ये दोनों चीजें अब यहाँ पे और ज्यादा पोषण मिला तो और ज्यादा वृद्धि हो गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोषण तो मिला, बहुत ज्यादा पोषण हुआ, लेकिन एक की जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, उसने दूसरे की ग्रोथ को रोक क्या दिया, समाप्ति कर दिया, उसकी मतलब संख्या को पूरा खत्म ही कर दिया। ये चारों में अंतर है। तो अब अभी इस वाले का क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है ये पूछ लिया या ये पूछ ले या ये पूछ ले, तो पता चारों कंडीशन होना चाहिए हमको। क्लियर है ये वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलिए लिखा वाला समझ लें थोड़ा सा। जब इन सीमित पोषक तत्वों में वृद्धि होती है तो यह पानी के स्रोत में पौधों की अत्यधिक वृद्धि में सहायक होता है, जिसके बाद उसके पोषण स्तर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। फिर ट्रैफिक स्टेट सूचकांक के रूप में सबसे ज्यादा काल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये हम स्टेट जो है या अवस्थाएं जो है वो किससे हम जनरली इसको मेजर करते हैं, देखते हैं किसका, कार्लसन सूचकांक का यूज किया जाता है ज्यादातर इसके लिए। फिर जल निकाय की पोषी अवस्था को उसमें उपस्थित बायोमास के कुल भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि जो जैसे हमने देखा कि बीओडी की जरूरत जैसे पड़ रही है, वैसे पता चल रहा है कि अगर ज्यादा बीओडी है मतलब डिमांड ज्यादा है, यूज करने वाले लोग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन जो चीज जो यूज की जा रही है वो कम है, तो ऐसे ही उसका फिर पता चल रहा है कि मतलब वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है। ऐसे ही इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका वेट कितना, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वाटर बॉडी में जितने भी उनका वेट कितना है, उससे उस वाटर बॉडी की क्या है, ये वाली ट्रैफिक कंडीशन की ओलिगोट्रॉफिक है या मेसोट्रॉफिक है या कौन सा वाला ट्रॉफिक है, वो इससे पता चलेगा। अगर बायोमास ज्यादा है, कुल भार ज्यादा है, मतलब ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उस वाटर बॉडी में, तो वहां पता चल जाएगा कैसा है, ज्यादा वो पोषण है, मतलब यूट्रोफिक वाली कंडीशन है। और अगर कम है
तो पता चल जाएगा। जैसे पहले वाला हमने ओलिगोट्रॉफिक देखा, मतलब कि एक ही उसमें हमको फिश दिख रही थी, यानी कि बायोमास कम है, भार कम है, तो वो कैसा है, अल्पपोषी है या ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब ये होता है अल्पपोषी, कम पोषण वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट, निकाय का ट्रॉफिक वर्गीकरण कैसे होता है, ये इन चारों में होता है। यही क्वेश्चन में पूछे गए थे, ओलिगो, मेसो और यूट्रोफिक और हाइपरट्रॉफिक। ओलिगो मतलब अल्पपोषी, ये उस मीडियम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये थोड़ा ज्यादा, और हाइपर ये सबसे ही ज्यादा पोषी वाली कंडीशन होती है कि उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में रहेंगे। ओलिगोट्रॉफिक ऐसी झील या जल निकाय जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होने से उत्पादकता भी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। यही हमने देखा अभी। फिर इन झीलों का जल प्रायः साफ होने से पीने योग्य एवं उच्च गुणवत्ता वाला होता है। हाई क्वालिटी वाला तो उसको पिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें दूसरी चीजें नहीं है और पोषक वैसी नहीं है, तो दूसरे जीव जंतु भी नहीं हो रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे नहीं पनप रहे ज्यादा, तो उससे एक के बाद एक वही जो फूड चेन होती है वो भी डेवलप नहीं हो रही है। यह स्थान उन जलीय जीवों के लिए अनुकूल होता है जिन्हें अधिक ऑक्सीजन युक्त ठंडे पानी की जरूरत होती है। उनके लिए बेस्ट किसके लिए, जिनको ठंडा पानी ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां पे बनता है तो कॉफी नहीं, कॉफी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अरे तो डुप्लीकेट थोड़ी ना लिखा रहता है, तो नए सील पेन लगा के सॉरी, आज की क्लास बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, मुझे बड़ा खराब लग रहा है। ओलिगोट्रॉफिक हो गया। मीजोट्रॉफिक में क्या है कि मध्यवर्ती उत्पादकता वाली झीलों, वही चीजें हैं, मतलब जो हमने डायग्राम में समझ ली है ना, बस वही है। अब ये नोट्स आप नहीं पढ़ेंगे और इसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो फिर पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। सब वही चीजें लिखी हैं जो हमने डायग्राम में समझी है, वही टेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डायग्राम से हमने देख लिए हैं, ये और देख लीजिए कि पॉल्यूशन कैसे यूट्रॉफिक को बढ़ावा देता है, यूट्रिफिकेशन कैसे होता है। खेतों में हमने फर्टिलाइजर डाला, वो फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, लीचिंग का काम कर रहा है। लीचिंग मतलब कि छोड़ देना उसमें पानी में, जैसे जाके मिल जा रहा है, स्ट्रेन स्ट्रेन। हाँ, वॉशिंग मशीन होती है ना सबके घर में, वॉशिंग मशीन देखी है ना सबने, उसमें एक पीछे पाइप लगा रहता है या नहीं, बताइए पहले। हाँ जी मैम। वो क्या काम करता है पीछे वाला पाइप, ड्रेन। ड्रेन का काम करता है। क्या कौन सा पानी निकालता है वो, खराब वाला पानी बाहर हम उसको छोड़ देते हैं और मशीन को बाद में साफ कर लेते हैं और अच्छा पानी डाल के। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर भी एक तरह से वैसे ही काम कर रहे हैं कि खेतों में से बह बह के जा रहे हैं और इधर जो पानी का मेन सोर्स है उसमें जाके मिल जाते हैं। अब उसमें मिल के क्या कर रहे हैं कि एक लेयर बना दी, उसमें नाइट्रो मतलब दूसरी चीजें ऐसी हैं जो ये रन ऑफ मतलब वाटर में चले गए, बह के चले गए, या फिर छोड़ दिए गए ऐसे किसी तरह से उड़ के चले गए, किसी भी तरह से वो सारी चीजें इसमें आ गई। तो फिर क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उससे तो एल्गी की तो डेवलपमेंट हो रही है, और बहुत ज्यादा एल्गी हो रही है तो क्या हो रहा है, सनरेज। ये कल भी बताया था ना आपको कि सनरेज जाना क्या है, पानी के अंदर जाना बंद हो जाता है, तो उससे ये फिश दिख रही है। फिश की ग्रोथ क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो डेथ की तरफ बढ़ जाती है। धीरे धीरे एल्गी भी मरने लगती है खुद ही, क्योंकि जब बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ जाता है, जैसे वही एक अनार 100 बीमार वाली कंडीशन होगी, तो फिर क्या होगा, सब अपने ही भला सोचेंगे, दूसरे का कोई नहीं, जो सब अपने अपनों के बारे में सोचेंगे। अगर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है तो सबको ये लगे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे सब बोलते हैं भगवान सबका भला करना, लेकिन क्या बोलते हैं, शुरुआत मेरे से करना, ऐसे ही होता है।
तो यही वाली कंडीशन की जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा तो उसमें होना शुरू हो जाती है। बस वही फंडा है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यूट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है। यूट्रिफिकेशन मतलब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की बढ़ी हुई कंडीशन है ये। अब हाइपर यूरोट्रॉफिक, इसमें क्या है, इन झीलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बहुत ज्यादा होने से शैवाल भी बहुत अधिक हो जाती है और इससे इन झीलों की क्या है, पारदर्शिता कम हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो घट जाती है और पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का दम भी इनके कारण घुट जाता है। इन झीलों में 100 माइक्रोन, ये याद रखिएगा, 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से अधिक फास्फोरस एवं 40 माइक्रोमीटर पर लीटर से अधिक कुल क्लोरोफिल होता है। यानी मान लीजिए 1 लीटर की कोई बॉटल है तो उसमें ये फास्फोरस कितना है, 40 माइक्रोमीटर होता है और 100 माइक्रोमीटर क्या होता है, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, सॉरी 40 क्लोरोफिल होता है और 100 फास्फोरस होता है। किसी जल निकाय की ट्रॉफिक अवस्था को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के कारक किसी भी जल निकाय के पोषण स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब नेचुरल भी हो सकती हैं चीजें और ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं। हर जगह देख रहे हैं हम, हर पॉल्यूशन में हमको ये मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही मनुष्य ही प्रदूषण फैलाता है, नेचुरल भी होती हैं चीजें। नेचुरल कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, बताइए कुछ 1-2 एग्जाम्पल बताइए। मैम एल्गाई जैसे हो जाती है। हाँ, और एल्गी तो ये है कि मतलब एल्गी की वृद्धि क्यों हो रही है, पानी में फास्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं, ये वृद्धि करने वाले एलिमेंट हैं, इसलिए एल्गी की ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल कैसे रहे हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम ही लोग छोड़ रहे हैं, नेचुरली भी ये मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, जो बाढ़ आती है उससे बह के चले जा सकते हैं, हवा में धूल के माध्यम से जा सकते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स है, हमने थोड़ी हवा चलाई है, हमने बाढ़ नहीं लाई है। हाँ, हम बाढ़ का कारण हम हो सकते हैं क्योंकि हमने जगह जगह पॉलीथीन बिछा दी है तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता है और पूरा बह जाता है, उसके कारण हम है। लेकिन नेचुरली भी कहीं ना कहीं ये प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण है वो नेचुरली भी हो सकता है। ठीक है ये सारी इंग्लिश में स्लाइड है तो नोट्स आपको मिलेंगे तो नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। कल मतलब कल तो संडे है, मंडे की क्लास में। आज हमारा अब हम स्टार्ट करेंगे नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। हमारा वाटर पोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस हम और भी सॉल्व करेंगे जब सारे पोल्यूशन हो जाएंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तब लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है पहले कोई बताएंगे? शब्द दूषण। किसे कहेंगे नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण किसको कहेंगे, कब प्रदूषण की कैटेगरी में? जैसे और चीजें तो हमको दिख रही हैं, हमने उनकी डेफिनेशंस भी अलग है कि उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टीज में बताइए? मैम भौतिक, रासायनिक और जैविक। जैविक, वेरी गुड। उनमें चेंज आ जाता है, नॉर्मल नहीं बचती है वो, तो हम उनको प्रदूषण बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो नॉइस है, नॉइस की क्या प्रॉपर्टी होगी, उसको कैसे पोल्यूशन बोल रहे हैं बताइए, कोशिश कीजिए कुछ तो। मैम जब मतलब 20,000 हर्ट्ज जो हमारी सुनने की एक लिमिट बनाई है उसके बाद जो भी साउंड होती है वो पोल्यूशन में ही आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही जवाब है, एकदम सही जवाब है कि एक क्राइटेरिया है, मनुष्य उसके बीच की ध्वनि को सुन पाता है 20 से लेके 20,000 तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही रेंज की जो साउंड है उसको ही सुन पाता है। उससे ज्यादा है तो फिर वो नॉइस हो जाता है। दोनों में अंतर है। यहाँ 2 वर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिख रहा है ध्वनि और दूसरा हमको दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली ध्वनि और साउंड, इंग्लिश में 2 चीजें हैं, ध्वनि और साउंड, या इसको हिंदी में
ध्वनि का साउंड हो जाएगा, और नॉइस कब होगा, ध्वनि के साथ में शोर आएगा। शोर और ध्वनि और नॉइस और साउंड, इंग्लिश में दोनों ऐसे होंगे और हिंदी में ऐसे होंगे। जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम, या जो ध्वनि है उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो शोर में बदल जाएगा या नॉइस में बदल जाएगा, नहीं तो वो साउंड ही रहेगा। ठीक है, ये यही कंसेप्ट है इसका। अब इसको हम आगे और देखते चलते हैं। डेफिनेशन देखें पहले। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के, मतलब जिसकी हमको जरूरत नहीं है, वो चीज क्या कहलाती है, अवांछित, अनवांटेड, अनडिजायर्ड। अगर वो है उस शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। दिक्कत होती है ना बहुत ज्यादा, कोई हम मार्केट में कहीं जा रहे हैं, चारों ओर से वाहनों के जो होते हैं, व्हीसल्स बजते हैं, साउंड आता रहता है, हॉर्न बजते रहते हैं, तो हमको दिक्कत लगती है। कई बार हम सच में कान बंद, जैसे ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, ऐसे ही हम कान बंद अपने कर लेते हैं कई बार। तो मापक इकाई डेसिबल, इसकी क्या है, काय में मेजर करते हैं इसको, डेसिबल में। डी स्मॉल रहता है, पी कैपिटल रहता है, ये इसकी डेसिबल में मेजरिंग यूनिट है, डेसिबल। और डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका जो स्केल है मान लीजिए, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। डेसिबल स्केल स्टार्ट एट 0। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर क्या करा है, 40 dB निर्धारित किया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या काम करता है बताइए, किसी को कोई आइडिया है? मैम हेल्थ को लेके और जो भी वर्ल्ड को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेके सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करके मतलब बताते हैं। और जो भी कोविड को जैसे लेके उसके बारे में भी उन्होंने बताया था, और बताया था कि आगे ऐसी वेव्स और आएंगी। वेरी गुड। गाइडलाइन, यहाँ पे हम शब्द यूज करेंगे, गाइडलाइन जारी करता है। वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ल्ड लेवल पे वो कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज बहुत ज्यादा फैल रही है, तो वो उसका भी ध्यान रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ना फैल जाए। ये अगर किसी पर्टिकुलर जगह की ही लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो भी वर्ल्ड का पार्ट तो है, इसलिए गाइडलाइन जारी करता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या क्या, पहले तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखना चाहिए, क्या इसका रेमेडी है, सब कुछ सारी चीजें वो बताता है। तो जब वर्ल्ड लेवल पे है तो वो काय में आ जाती है, WHO के अंडर में आ जाता है। उसके हिसाब से फिर उसको मतलब एक आइडियल बेस माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो दूसरे लोग हैं वो प्लानिंग करते हैं। तो जो WHO है उसने क्या बोला है कि शहरों में, यानी कि जो सिटीज हैं उनमें ध्वनि की उच्चता का स्तर कितना होना चाहिए, 45 dB होना चाहिए। ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सीधे, ये फैक्ट है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी सारे फैक्ट हैं, इनको भी ध्यान से पढ़िए। डेसिबल का स्तर जितना अधिक होगा शोर उतना ही तेज होगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि हम रेडियो चलाते हैं या टैप रिकॉर्डर बजाते हैं या वॉल्यूम टीवी का जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा वो हमको क्या करेगा, शोर में बदलता जाएगा और पोल्यूशन जैसा हमको लगेगा, नॉइज पोल्यूशन जैसा। जैसे शादियों का टाइम होता है तो बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में बजाई जाती हैं चीजें, डीजे वगैरह। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड एज सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके लिए शोर है। और जो नाच गाना कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनको तो मजा आता है। तो यहाँ पे यही है कि डेसिबल का स्तर जितना अधिक होगा शोर उतना ही क्या होगा, तेज होगा। डेसिबल पैमाने पर 10 के स्तर में वृद्धि का अर्थ है कि एक ध्वनि वास्तव में 10 गुना अधिक तीव्र या शक्तिशाली है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले चल जाए बस। ये 10
इंटू 10 इंटू 10, ये मतलब है इसका कि अगर वहां ध्वनि के स्केल में हमको ये दिख रहा है तो मतलब ये है कि ये इतना गुना अधिक है। ये कितना हो जाएगा 1000। इसको आपको ऐसे समझ के चलना है। यूं ये दिखेगा 30, हर बार 10 10 प्लस हो रहा है, यूं 30 दिखेगा, लेकिन हर 10 का मतलब 100 है। मतलब ये जो है इससे कितना ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है। अगर वो स्केल पे हमको 10 दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या है कि 1000 हमको उसका, आप तो सरल शब्दों में बस इतना ध्यान रखो कि अगर 10 है उस पे तो उसका मीनिंग 1000 है। कैसे है, ऐसे है, ये इसको 3 और अगर ऐसे इसको देखेंगे प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो 10 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, इसलिए ये ऐसे 30। ये क्वेश्चन आया हो, मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ आपको। स्लाइड दिख रही है ना सभी को? यस मैम। ये इस बार आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया था वो वाला, लेकिन अभी दिखा देती हूँ, वो है क्वेश्चन, ये है। देखिए, ध्वनि के स्तर में डेसिबल की वृद्धि निम्नांकित में से किसका द्योतक है? A 30 dB increase in noise pollution level represents 30-fold increase in sound intensity। ध्वनि की तीव्रता में 30 गुणा वृद्धि, ध्वनि की तीव्रता में 100 गुणा वृद्धि, ध्वनि की तीव्रता में 1000 गुणा वृद्धि, ध्वनि की तीव्रता में 15 गुणा वृद्धि। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए? अभी पढ़ा है हमने। 3000 गुना वृद्धि। हाँ, वेरी गुड, 1000 गुना वृद्धि इसका आंसर आएगा। समझ गए ना कैसे आएगा? मैम एक बार और बता दीजिए। ये क्वेश्चन में बताऊं या वहां बताऊं? इसी में बता दीजिए हम, जहाँ पे भी। देखिए यहीं पे समझ लीजिए, वहां हमने क्या पढ़ा है कि अगर 10 दिख रहा है स्केल में, हमको 10 dB दिख रहा है, कहीं हम नॉइज पॉल्यूशन को मेजर कर रहे हैं तो हमको स्केल में 10 दिख रहा है कि 10 आ रहा है, 10 dB आ रहा है। इस 10 dB का मतलब ये है कि ये 1000 टाइम है। लेकिन कैसे है 1000 टाइम? ये 10 10 3 टाइम्स है। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, 3 टाइम्स है ना। ऐसे इस एक अकेले का मतलब कितना है, 1000 मैम टाइम्स। हाँ। जैसे 10 गुना लिखा है ना आपने, हम्म। तो उसमें 10 गुना में एक ही बार 10 का इंटू होगा, 2 बार होगा? अगर ये 30 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, 30 पूछा है ना हाँ जी। तो 1000 आ जाएगा। अगर 20 पूछते तो 100 आता। क्लियर है? ओके। समझ में आया या नहीं अच्छे तो से? मैम तो हाँ मैम जैसे अगर 30 की बजाय 40 होता तो 10 की 4 मतलब 10 को 4 बार गुना करते। हाँ हाँ, ऐसा है। ठीक है। ठीक है, ये इसीलिए और समझ अगर ली। मैम अगर हाँ 10 होगा तो फिर 10 होगा तो एक बार ही करेंगे ना? हाँ हाँ। ओके। हम्म। मैम 10 होगा तो फिर 100 आएगा ना? देखिए, इस 10 का अकेले का मतलब क्या है? इस 10 का अकेले का मतलब है 1000, मतलब वो 1000 गुना ज्यादा दिखा रहा है। अब यहाँ पे पूछा है उनने, चलो इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, अभी उसमें ज्यादा नहीं उलझे, नहीं तो क्या है समझ में नहीं आ पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। उसमें अपन उसका पूरे फॉर्मूले जैसे समझ लेंगे, है ना, कल अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। आज टाइम भी हो गया है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यस मैम। हम्म, क्योंकि सारी चीजें आज साथ नहीं दे रही हैं, इसलिए अब थोड़ा सा इतना ही ठीक है। सौरभ जी हो ना लैपटॉप से? यस मैम यस। कर देना एक मिनट। अच्छा, आपको वही नहीं बनाया, रुको मैं ही करती हूँ। को होस्ट ही नहीं बनाया, माउस बिल्कुल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या होगा इसमें।